तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका तीसरा पेपर है स्कूल मैनेजमेंट का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हमने जाना था कि मैनेजमेंट कम समय में कम धन में अच्छा आउटपुट ले आना ही मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट के फंक्शन के अंतर्गत हमने प्लानिंग यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, लीडिंग यानी नेतृत्व करना, मोटिवेटिंग यानी कि अभिप्रेरित करना, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि इनको धरातल पे उतारेंगे कैसे। कैसे हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसको लीड कैसे करेंगे, फिर मोटिवेट कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो पहली क्लास में भी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से ही पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक अलग से इंक्लूड है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक क्लास आपका कराई देते हैं। अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, जिस पे कि आप कॉल करके या मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको मिनिमम पेमेंट करना होगा। अगर आप एक पेपर के नोट्स चाहते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप दोनों पेपर यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल और स्कूल मैनेजमेंट दोनों पेपर के नोट्स चाहते होंगे तो आपको 200 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद आप इस नोट्स को ले सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के लिए बीएमएफ बेसिक मैनेजमेंट के शैक्षिक निहितार्थ। एक विद्यालय है, क्या है? एक विद्यालय है और हम चाहते हैं कि इस विद्यालय का हमें प्रबंधन करना है। क्या करना है? प्रबंधन करना है। और हम चाहते हैं कि इस विद्यालय का हमें प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना है। ऐसा प्रबंधन करना है कि इस विद्यालय का प्रभाव समाज के ऊपर पड़े, समाज के जो लोग हैं बोले कि ये विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सारे काम बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक विद्यालय का प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, लीडिंग करना पड़ेगा, मोटिवेटिंग करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो ये पांचों स्टेप को अप्लाई करने के लिए क्या तरीके हैं, उसको कैसे हम विद्यालय प्रबंधन के लिए यूज कर सकते हैं, जो 5 फंक्शंस हैं इनको कैसे हम स्कूल मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे, तो यही चीज़ आज हम पढ़ेंगे। बुनियादी प्रबंधन कार्य का प्रयोग विद्यालय के प्रबंधन को प्रभावी बनाने में कैसे किया जा सकता है, आज हम यही पढ़ेंगे कि जो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन के 5 स्टेप्स हैं स्कूल में मैनेजमेंट करने के लिए, उन 5 फंक्शंस का कैसे यूज हम करेंगे। 5 फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग का प्रयोग विद्यालय के प्रबंधन में किस प्रकार से करें। कि भैया एक विद्यालय का प्रबंधन करना है तो उसमें प्लानिंग कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। तो देखिए, स्कूल में यदि हमें प्लानिंग करना है, विद्यालय को चलाने के लिए हमें प्लानिंग करना है, तो हमें प्लानिंग क्या करना होगा भाई? 12 महीना एक साल में होता है, तो 1 ईयर का जो होगा उसका हमको प्लानिंग करना पड़ेगा कि 1 ईयर में टोटल कितने टीचिंग स्टाफ हम रखेंगे, कितने ऑफिस स्टाफ रखेंगे, इस ईयर का हमारा एग्ज़ाम सिस्टम क्या होगा, और कितने टीएलएम वगैरह हमको बढ़ाने हैं या क्या उसका एवरेज रहेगा, लैब वगैरह की क्या संख्या रहेगी, और सारी चीज़ें मतलब जो जो यूज में आती हैं वो सारा हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं?
तो प्लानिंग करने के लिए हमें पहले तो राइट टू सजेशंस की ज़रूरत होगी कि स्कूल के जितने भी टीचर हैं, एचओडी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, उनको सुझाव देने का अधिकार हो, वो प्रिंसिपल को सुझाव दे सकें। कहीं कहीं होता है कि प्रिंसिपल के सामने आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तानाशाही वाला पूरा व्यवस्था होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय के लिए हम अच्छा प्लानिंग कर सकें, प्रिंसिपल चाहता है कि अच्छा एक प्लानिंग किया जा सके, तो उसको राइट टू सजेशंस को अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि जो विद्यालय के टीचर हैं, जो एचओडी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, उसको आकर अपना सजेशन दे सकें कि सर इस बार हिंदी पढ़ाने के लिए इस स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे, और जो हमारा इस बार टाइम टेबल होगा 5 घंटे का, वो इस सीरीज में रहेगा। पहले हिंदी पढ़ाया जाएगा, फिर मैथ पढ़ाया जाएगा, फिर एसएसटी। तो ये सब अपना आइडिया देंगे। लंच का इतना टाइमिंग हम लोग रखेंगे। जो एग्ज़ाम सिस्टम होगा, परीक्षा प्रणाली होगा, सर इसमें ये सुधार हम कर सकते हैं, या इन नई चीज़ों को उसमें हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार के सजेशंस देंगे, जिससे कि प्रिंसिपल को प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल खुद से भी एक वर्क कर सकता है, असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। असेसमेंट रिपोर्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? आकलन प्रतिवेदन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आकलन प्रतिवेदन। बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर होगा आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले में आप असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़े होंगे। आकलन प्रतिवेदन क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और वो रिपोर्ट हमें प्लानिंग करने में हमें मदद पहुंचाएगा। तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, कुछ अदर मॉडल्स को देख सकता है, या फिर अपने अंडर जो प्रिंसिपल के नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, टीचर हैं, एचओडी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, उन पे ऑब्जर्वेशन रखेगा और उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगा। और भी विद्यालय कुछ चल रहे होंगे उसके अगल बगल में, तो उनको ऑब्जर्वेशन करेगा, उनके यहाँ का मॉडल देखेगा, और उसको देख के भी अपने विद्यालय के लिए वो क्या प्लानिंग कर सके, कैसे अच्छा प्लानिंग कर सके, इसमें उसको मदद मिलेगा। नवोदय विद्यालय में आप देखते होंगे उसको आदर्श विद्यालय कहा जाता है। तो नवोदय विद्यालय को देखकर उसी के जैसा हम अपना विद्यालय भी बना सकते हैं। तो दूसरे के विद्यालय का जो मॉडल है उसको देख के भी प्रिंसिपल प्लानिंग के लिए उसको एक आइडिया समझ आ सकता है। फिर तीसरा चीज़ क्या है कि पहले तो वो राइट टू सजेशंस के द्वारा टीचर, एचओडी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से सजेशन ले सकता है मीटिंग बुला के, और मीटिंग बुला के सजेशन लेने के बाद वो कोई मॉडल का असेसमेंट करके असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसके बाद इन दोनों के बेस पे, इतना करने के बाद वो कोई फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है। फ्रेमवर्क मतलब इमेजिनेशन कर सकता है कि अगले साल स्कूल इस तरीके से चलेगा, जुलाई के मंथ में हम ये एक्टिविटीज़ कराएंगे, अगस्त में ये कराएंगे, सितंबर में ये कराएंगे, त्रैमासिक पेपर होगा, अर्धवार्षिक पेपर होगा, फिर विशेष परीक्षा कराने के बाद एनुअल एग्ज़ाम कराएंगे। तो इस प्रकार से फीस का जो व्यवस्था होगा, स्पेशल बच्चों को छूट दिया जाएगा, कुछ गरीब बच्चों को हम रेखांकित करेंगे और उनको फीस में कुछ रिलैक्सेशन देंगे। तो ये सब प्लानिंग वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करेगा, फ्रेमवर्क एक बनाने की कोशिश करेगा, कंसीडरेशन करेगा जितना भी सजेशंस उसके पास आए हैं, जिस भी मॉडल को वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक असेसमेंट रिपोर्ट अपना तैयार किया है उस पर वो कंसीडरेशन करेगा, थिंकिंग करेगा, और इतना करने के बाद उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा प्लानिंग का कि उसने क्या क्या प्लानिंग किया है विद्यालय के लिए। तो प्लानिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार से विद्यालय का जो प्रिंसिपल है वो प्लानिंग कर सकता है। अब वो जो फ्रेमवर्क अपने दिमाग में तैयार किया था, जो प्लानिंग उसने कर रखा था, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, संगठित कैसे करेगा। तो ऑर्गेनाइज वो कैसे कर सकता है कि जितना भी चीज़ें वो प्लानिंग किया है, अब उसको क्या करेगा, वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो ऑर्गेनाइज कैसे करेगा कि जितना भी चीज़ वो प्लानिंग किया है वो किस किस समय में होगा, तो समय के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। धन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा कि भाई जो भी वो प्लानिंग किया है उसके लिए उतना धन विद्यालय के पास है या नहीं। अगर विद्यालय के पास कुछ धन की कमी है तो फिर अपने प्लानिंग में वो मॉडिफिकेशन करेगा। अगर धन वो दूसरे जगह से लाएगा तो उसको फिर उसमें ऐड करेगा कि इतना धन हम यहाँ से ला के इस चीज़ को करेंगे।
तो यानी कि समय, धन और संसाधन के अनुसार वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा कि भाई कितना रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे कि सितंबर में हम इतना एक्टिविटीज ही कराएंगे, फिर अक्टूबर में हमारे यहाँ रिसोर्सेस थोड़े बढ़ेंगे, तो जो जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसको हम अक्टूबर में उन एक्टिविटीज़ को कराते हैं। तो इस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। ऑर्गेनाइज करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो समय को ध्यान में रखेगा कि समय उपयुक्त है कि नहीं हर प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए। धन को ध्यान में रखेगा कि उतना धन है कि नहीं जितना की चीज़ हम शामिल किए हैं, और संसाधन भी चेक करेगा। तो इनको वरीयता देते हुए, इनको प्राथमिकता देते हुए वो प्लानिंग को क्या करेगा, अब ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा, क्रम में करने का काम करेगा। तो समय, धन, संसाधन के प्राथमिकता को ध्यान में रखेगा। और जैसे कि आपने 5 चीज़ें प्लानिंग कर रखी हैं कि हमको अगले साल 5 नए टीचर लाना है, एग्ज़ाम सिस्टम को रिफॉर्म करना है, और फीस में भी रिलैक्सेशन देना है कुछ स्पेशल वर्ग को। तो इसमें प्राथमिकता देखेंगे भाई कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इसमें से कौन सा है कि एग्ज़ाम सिस्टम को हम रिफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम अपने विद्यालय का जो उपलब्धि स्तर है बच्चों का उसको सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम सिस्टम पे काम होगा, और एग्ज़ाम सिस्टम के बाद फीस में रिलैक्सेशन देने का काम हम धीरे धीरे करेंगे। तो ये सारा चीज़ प्राथमिकता के हिसाब से देख के वो ऑर्गेनाइज करेगा प्रिंसिपल जो है। फिर इसके बाद जब वो प्लानिंग किया है तो जितनी भी चीज़ें उसने प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग को वो ऑर्गेनाइज करते समय थोड़ा साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाएगा और लचीलापन भी रखेगा। ये नहीं कि मतलब उसका जिद है और जिद को पूरा करने के हिसाब से वो फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, नहीं, वो साइंटिफिक दृष्टिकोण रखेगा कि नहीं सितंबर अक्टूबर में ये काम करना ज़्यादा उचित होगा। फिर नवंबर दिसंबर में लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो उस समय ये काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मतलब कि फाइनल जो एक्टिविटीज़ होगी, जो प्रतियोगिताएं होंगी, वो हम एनुअल में कराते हैं क्योंकि बच्चे उसमें सब ज़्यादा सीखे रहेंगे। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाएगा। फीस में जैसे रिलैक्सेशन देना है तो कितना देना है, ऐसा नहीं पूरा फीस ही हम फ्री कर देंगे, तो फिर विद्यालय भी चलना चाहिए। तो विद्यालय चलना चाहिए तो एक थोड़ा बहुत हम फीस में रिलैक्सेशन देंगे, मतलब देख के सारा चीज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसका मतलब ये सारा चीज़ जितना भी वो प्लानिंग किया था उसको समय के हिसाब से, धन के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से, और जो काम प्राथमिकता है उसको पहले रखेगा, जो द्वितीयक है उसको बाद में रखेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें अपनाएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहेगा कुछ मामले में। तो उसका पूरा एक वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लेगा। क्या करेगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, उसमें पूरा डेटा हमारा क्या होता है, लिखित होता है। रिटेन डेटा को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और वो कैसा रिटेन डेटा, वो रिटेन डेटा पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है, यानी कि पूरा क्रमवाइज होता है वो रिटेन डेटा। तो उसका हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप में। तो ऑर्गेनाइजिंग करने का जो तरीका है ये वही है कि जितना भी चीज़ हम प्लानिंग किए हैं उसको समय, धन, संसाधन के अनुरूप उसको हम क्रमवाइज करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे। और जो काम पहले, जिस काम की ज़्यादा प्राथमिकता है उसको पहले रखेंगे, और जिस काम को बाद में किया जा सकता है उसको हम लास्ट में डाल देंगे। और जितना भी हम प्लानिंग किए हैं उसको ऑर्गेनाइज करते समय हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाएंगे, और उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। इसके बाद लीडिंग करना होता है। तो लीडिंग मतलब क्या होता है कि नेतृत्व करना। तो नेतृत्व करने के लिए क्या होता है कि जैसे एक विद्यालय में आप देखे होंगे कि भाई एक प्रिंसिपल होगा, एक कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल के नीचे काम करने वाले कौन कौन होंगे, टीचर होंगे। उन्हीं टीचरों में कोई एचओडी होगा, ऑफिस के स्टाफ होंगे, ऑफिस स्टाफ होंगे, या फिर जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी बोल देंगे। फिर फोर्थ या थर्ड लेवल के कह लीजिए जो कर्मचारी होंगे वो होंगे। तो लीडिंग करने के लिए प्रिंसिपल को क्या होता है कि जैसे ही जुलाई अगस्त से विद्यालय का सेशन स्टार्ट होगा तो इन सभी को इनका स्पेसिफिक रोल हम बता देंगे, सभी टीचरों को बता देंगे कि आपको ये क्लास में इतने इतने घंटे में ये विषय पढ़ाना है, इतने तारीख तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारा उनको चीज़, उनका रोल बता देंगे। एचओडी को बता देंगे कि आप डेली वाइज सारे टीचरों का, सारे क्लासेस का रिपोर्ट अपना हमको ला के दीजिएगा। ऑफिस स्टाफ को बता देंगे, फीस अकाउंटिंग के मामले में सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखिए।
इस 4th लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको बता देंगे कि समय पर शिक्षकों को जो चीज़ें ज़रूरी है लैब में, लैब की प्रतिदिन अच्छे से सफाई हो, लैब में जो चीज़ घट रही है उसकी पूर्ति की जाए। तो सारी चीज़ें आप मैनेज कीजिए, पानी वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सही करवाइए। तो ये जो 4th लेवल के हैं उनको हम बता देंगे। तो लीडिंग के अंदर यही होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो स्पेसिफिक रोल की व्याख्या करता है, वो उन्हें उनका काम समझाता है। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेंगे तो भाई टाइम टेबल प्रोवाइड कराएगा प्रिंसिपल और सबको बताएगा कि आपको इस घंटी में इतने बजे जाना है। विषय कक्षा कक्ष की जानकारी देगा कि इतिहास के कक्षा यहाँ पे है, विज्ञान का लैब यहाँ पर है, तो आप प्रैक्टिकल कराने के लिए उस लैब में ले जाइएगा। विद्यालय के नियमों से भी अवगत कराएगा कि देखिए क्लास जब आपका होगा तो एकदम ठीक समय पे चले जाइएगा। अगर आप 5 मिनट लेट जाते हैं तो इतना का जुर्माना देना होगा। अगर आप विद्यालय टाइम से नहीं आते हैं तो ये दिक्कत होगी। तो सारा नियम भी बताएगा। इसके बाद इसी स्टेप में कोऑर्डिनेशन भी करना होता है। जैसे कि दे देगा कि कक्षा 9 का आप जैसे क्लास टीचर होते हैं, क्लास है 6, 7, 8, 9, तो सबके क्या होते हैं, क्लास टीचर होते हैं। सबके क्या होते हैं, क्लास टीचर होते हैं। तो जो क्लास टीचर होंगे उनको ही कोऑर्डिनेटर भी बनाया जाएगा। उनको क्या बनाया जाएगा, कोऑर्डिनेटर के। क्लास 6 का पूरा रिपोर्ट आप हमको लास्ट में जब विद्यालय से जाते समय आप हमको दे के जाएंगे। क्लास 7 के क्लास टीचर को कोऑर्डिनेटर 7 का बनाया जाएगा। वो सारा रिपोर्ट प्रिंसिपल को देगा सभी टीचरों का। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटर भी इसी स्टेप में बनाया जाता है। तो ये सब करके लीडिंग का काम किया जाता है। फिर आ गया मोटिवेटिंग। तो मोटिवेटिंग क्या होता है कि मोटिवेट कब करना पड़ता है, जब कोई जिस व्यक्ति को टास्क मिला है वो उस टास्क को वो पूरा करने में असमर्थ है या फिर उसको कोई दिक्कत असमंजस आ रही है, तो प्रिंसिपल उसको कुछ उदाहरण देगा, उसकी योग्यता से परिचित कराएगा कि देखिए आप में ये योग्यता है, आप थोड़ा इस प्रकार से इसको कीजिए तो ये चीज़ हो सकता है। तो और कोई आंकड़ा भी बता कर सकता है कि देखिए बगल का विद्यालय जो हमारा है, जो हमारे बगल वाला विद्यालय है उसमें टीचर ऐसा कर रहे हैं और उन लोग ऐसा करके दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग फिर क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अनुशासन में लाकर भी मोटिवेट कर सकता है कि अनुशासन के प्रति थोड़ा उनको याद दिलाए कि आपका क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार से भी मोटिवेट किया जाता है। अनुशासन में लाकर मतलब ये चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ें उसको बोलकर मतलब कि कर सकता है मोटिवेट कि आप लोगों को अपना कर्तव्य नहीं पता है, क्या टीचर बनेंगे आप जब अभी ही हार मान जा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर इसके बाद कंट्रोलिंग, लास्ट स्टेप। तो कंट्रोलिंग करने का क्या तरीका है, कंट्रोलिंग करने के लिए प्रिंसिपल जो है डेली रिपोर्ट सबमिट कराएगा। जितने भी कोऑर्डिनेटर उसने बनाए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अगर इंटर कॉलेज है तो सारे क्लासेस का वो डेली रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही बोलेगा कि कोऑर्डिनेटर को अपने घर जाना है। तो डेली का वो रिपोर्ट देख के भी जो रिपोर्ट में प्लस पॉइंट होंगे उनको वो कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा और जो माइनस पॉइंट होंगे उन पे वो सुधार करने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार से जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर लिए हैं 1 साल के लिए प्रिंसिपल ने, उसको वो पूरा करने में क्या होगा, सफल होगा और उसको वो कंट्रोल कर पाएगा जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है, रेगुलर बेस पे प्रिंसिपल द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। पर्यवेक्षण मतलब आप समझते ही होंगे, सुपरवाइजरी करना। तो वो सारे क्लासेस में जाके देखे, उनको पढ़ाने में मदद करे, जो भी उनको दिक्कत आ रही है, असमंजस आ रही है उनको बताए, हेल्प करे, चीज़ें प्रोवाइड कराए। निरीक्षण भी करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। उस समय वो मदद नहीं करेगा, खाली देखेगा कि भैया आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या काम कैसे कर रहे हैं। फिर इसके बाद आकलन कर सकता है। तो ये करने के बाद भी उसको पता चलेगा कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है हमारे विद्यालय के स्टाफों के द्वारा। अगर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं हो पा रहा है, उसमें जो कमियां आ रही हैं, तो उसके लिए वो सुझाव बताएगा, उसका वो उपाय बताएगा और परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगाकर भी वो कंट्रोलिंग कर सकता है कि पूरे विद्यालय में अगर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया जाता है तो अगर टीचर कुछ गलत एक्टिविटीज़ करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, क्लास में समय से नहीं जाएंगे, बच्चों की कापी सही से चेक नहीं करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और उस पर वो एक्शन प्रिंसिपल लेके परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकता है। एक निश्चित समय में टास्क को पूरा करने का दबाव बनाकर, जैसे कि जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ है और त्रैमासिक परीक्षा कराना है। और त्रैमासिक परीक्षा कब होगा, 3 महीने में ये पेपर होता है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो नवंबर में त्रैमासिक परीक्षा होगा। तो वो सारे टीचर्स पे एक दबाव बना सकता है
कि नवंबर तक पूरा सिलेबस सारे विषय का पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में पेपर होगा त्रैमासिक का। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग अपने जॉब से रिस्ट्रिगेट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो भी जॉब से टर्मिनेशन से बचाव के लिए जो टीचर हैं वो अपना काम करेंगे और परफॉर्मेंस कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराकर हो सकता है। भाई परफॉर्मेंस में दिक्कत इसलिए आ रही हो क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं टीचर्स को, तो उसमें वो जैसे कंप्यूटर उपलब्ध करा देगा, कोई टीएलएम चाहिए टीचर को तो वो करा देगा, लेबोरेटरी को सही करा देगा, इक्विपमेंट्स कुछ नहीं है तो उसको प्रोवाइड करा के वो कंट्रोलिंग कर सकता है। तो ये सब कंट्रोलिंग करने के तरीके हैं। देखिए, विद्यालय जो मैनेजमेंट का काम होता है, स्कूल मैनेजमेंट का जो काम होता है, तो उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर होता है। इसके बाद प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट करता है वाइस प्रिंसिपल को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को और टीचिंग स्टाफ को। प्रिंसिपल के अंडर में वाइस प्रिंसिपल होते हैं, एचओडी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, टीचिंग स्टाफ होते हैं। एचओडी के अंडर में सारे टीचर्स होंगे। तो इस प्रकार से विद्यालय मैनेजमेंट का काम होता है। इसके बाद एक विद्यालय है, स्कूल है, तो जो प्रिंसिपल है हर साल प्लानिंग करता है, हर साल के लिए। जैसे 2023 के लिए प्रिंसिपल ने पूरी प्लानिंग की होगी, उस हिसाब से 2023 का पूरा सत्र चला होगा। अब 2024 आया है तो 2024 के लिए प्रिंसिपल को पूरी प्लानिंग करनी होगी कि ये सत्र कैसे चलेगा। तो एक ईयर का प्लानिंग करने के लिए जो आधार होता है, बेस होता है, वो क्या होता है किसी भी स्कूल का प्लानिंग करने के लिए, कि भैया हमारे स्कूल में मानव संसाधन कितने होंगे। मानव संसाधन माने क्या कि ठीक है जी, जैसे टीचर हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कितने होंगे, एचओडी कितने होंगे, थर्ड या फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो कितने होंगे। तो ये सब हम प्लानिंग करेंगे। इफ़िशिएंट वर्किंग कैसे हमारे यहाँ हो पाएगा, तो उसके लिए क्या करिकुलर इस साल का होगा, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगे और किस किस समय में ये कराए जाएंगे, तो इसका पूरा शेड्यूल प्लानिंग करेगा। अपॉइंटमेंट रूल्स को तय करेगा कि इस साल जितने भी नए टीचर्स हम अपॉइंट करेंगे वो किस नियम के अंतर्गत करेंगे, तो उसके लिए सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस वो तय करेगा, प्लानिंग करेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम प्लानिंग करेगा कि कम्युनिकेशन के लिए क्या व्यवस्था होगा, जैसे कि जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, ऑफिस वगैरह रेगुलर विद्यालय की अपडेट जानने के लिए क्या कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। ऑफिस जो है कार्यालय में कितने व्यक्ति हम बैठाएंगे जो अभिभावकों को जानकारी दे सकें, बच्चों को जानकारी दे सकें। इसके लिए इवोल्यूशन सिस्टम क्या होगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम सिस्टम भी क्या होगा। जैसे हमारे विद्यालय में मंथली भी कुछ टेस्ट होंगे, कुछ 3 मंथ्स पे एग्ज़ाम होंगे, कुछ 6 मंथ्स पे एग्ज़ाम होंगे, फिर स्पेशल एग्ज़ाम होगा, फिर एनुअल एग्ज़ाम होगा। तो इस प्रकार से अगर हम एग्ज़ाम इस सिस्टम को रिफॉर्म कर देते हैं तो बच्चों का जो उपलब्धि स्तर है, जो अचीवमेंट लेवल है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें हम स्कूल प्रोग्राम को तय करेंगे कि किस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा स्कूल में, कितने प्रोजेक्ट हम कराएंगे हर क्लास में, स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होगा, शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे, तो ये सारा चीज़ प्लानिंग करेंगे। बजटिंग क्या होगा, इस साल 2024 में विद्यालय के लिए कितना बजट हम पारित कर रहे हैं, तो कितना बजट होगा। आप देखते होंगे सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट तय होता है, तो उसी प्रकार विद्यालय को भी हर साल चलाने के लिए बजट तय करना होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे हम टीचर्स को कराएंगे, छात्रों को कराएंगे, इसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। इसके बाद मटेरियल रिसोर्सेज पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ टीएलएम, लेबोरेटरीज और इक्विपमेंट ये सब क्या क्या हम बढ़ाएंगे, क्या क्या उसमें नई चीज़ों को लाएंगे और जो पुरानी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको कैसे रिफॉर्म करेंगे। तो एक स्कूल का प्लानिंग करने के लिए जो बेस होता है, कितने पक्षों पे विचार करना होता है, तो इन सभी पक्षों पे विचार करके प्लानिंग किया जाता है। और इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लीडिंग कैसे करना है, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग क्या करने के तरीके हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर स्कूल मैनेजमेंट यानी स्कूल में हमें मैनेजमेंट करना है तो जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हमने बताए हैं, उस 5 फंक्शंस को कैसे हम विद्यालय के अंदर अप्लाई करेंगे और उसको विद्यालय के अंदर अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, प्लानिंग का क्या तरीका होगा, ऑर्गेनाइजिंग का क्या तरीका होगा, लीडिंग का क्या तरीका होगा, मोटिवेटिंग का क्या तरीका होगा और कंट्रोलिंग का क्या तरीका होगा। तो अगर आपको इसमें कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा,
हम आपको ज़रूर क्लियर करा देंगे। और उसके बाद यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं जो एग्ज़ाम के समय हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी फैमिली बहुत कम है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके थोड़ा फैमिली को बड़ा करें। और साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके पेमेंट करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।